हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। और ये आपका फुल लेंथ टेस्ट था DT15 और क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाउ मेनी मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ नॉर्मल पेंटेन आर पॉसिबल। सो सबसे पहले तो आपको नॉर्मल पेंटेन समझ में आना चाहिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन 1, एन पेंटेन। एन पेंटेन क्या होता है? एन पेंटेन देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन क्या हैं वो हम पता करते हैं। तो एक सिमेट्री एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो आप, एंड दिस इज ए टाइप ऑफ कार्बन, दिस इज बी टाइप ऑफ कार्बन, दिस इज सी टाइप ऑफ कार्बन। ये सिमिलर है तो आप ए लिख सकते हो, बी और बी सिमिलर है तो आप बी लिख सकते हो। तो क्या है, सिमिलर प्रकार के कार्बन कितने हैं, मतलब इसमें कितने अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन क्या है हमारे पास? ए बी एंड सी हैं, 3 अलग अलग कार्बन हैं। क्वेश्चन इज आस्किंग कि डिफरेंट मोनोक्लोरीन यानी एक ही क्लोरीन आपको ऐड करना है। तो बताओ, एक बार क्लोरीन यहाँ ऐड हो सकता है, एक बार क्लोरीन यहाँ ऐड हो सकता है, एंड द थर्ड टाइम्स क्लोरीन कैन बी एडेड एट दिस पार्टिकुलर कार्बन। सो हम 3 अलग अलग प्रकार के कार्बन पे क्लोरीन को ऐड कर सकते हैं, एंड वी कैन गेट 3 डिफरेंट मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। क्लियर? ओके, सो आंसर विल बी 3 derivatives, 3 derivatives. क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सो वी हैव this is the particular substrate CH2 and this is O3 zinc H2O, O3, ठीक है। O3 जिंक H2O, याद रखिए O3 के साथ दिस इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। जब जिंक H2O आता है तो इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। जब H2O2 आता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में बड़ा ही सिंपल सा काम है, डबल बॉन्ड के जगह पे आपको ऑक्सीजन डाल देना होता है। सो दिस इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। O3 मींस ओजोनोलिसिस। जिंक टेल्स यू दैट दिस इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। What does it mean? It means कि आपको बॉन्ड तोड़ना है, एक ऑक्सीजन यहाँ डालना है, एक ऑक्सीजन यहाँ डालना है। सो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे? प्रोडक्ट क्या बनेंगे बताओ? यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, सिमिलरली OCH2, या आप इसको क्या बोलते हो? HCHO भी बोलते हो, फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर? तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तीसरा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव CH3CONH2 दैट इज अमाइड, एंड वी हैव CONHCH3। देखते हैं दोनों के बीच क्या रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, सो वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड O एंड NH2। तो देखो ध्यान से, NH2, तो इससे क्या है, कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा है इस अमाइड ग्रुप से, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइड। 2 हाइड्रोजन है ना, प्राइमरी अमाइड। ओके, नाउ कमिंग टू द अनदर वन, वी हैव HC डबल बॉन्ड O NH एंड CH3। अब ध्यान से देखो, इस नाइट्रोजन से एक, यानी एक अमाइड ग्रुप है, इस अमाइड ग्रुप से एक CH3 जुड़े हुए हैं। सो ये क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अमाइड। बोथ आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, जैसे अमीन्स के साथ होता है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन। All the 3 are regarded as different functional groups. So please understand, these 2 particular molecule can be treated as functional isomers. Okay, so now coming to question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल दिया है हमारे पास है? क्वेश्चन नंबर 4 मैं लिख दूं। सो 4 में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूछ रहा है, फंक्शनल आइसोमर पूछ रहा है। हमारे पास है एस्टर है, क्या है एस्टर? CH3 C डबल बॉन्ड O
CH3। तो क्या ध्यान से हमको पता चलेगा कि इसमें 3 कार्बन है C3, हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं H6, ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं O2। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग फंक्शनल आइसोमर ऑफ दिस पार्टिकुलर एस्टर इज। तो पहला जो हमारे पास है उस सब में फंक्शनल आइसोमर में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आइसोमर के पास जो ये फॉर्मूला है वो सेम होना चाहिए। आइसोमर शुड हैव सेम दिस पार्टिकुलर फॉर्मूला। सो इफ यू सी दिस प्रोपेनोइक एसिड हैव 3 कार्बन और 2 + 1 3 + 3 6 हाइड्रोजन, यस 6 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, यस 2 ऑक्सीजन। सो प्रोपेनोइक एसिड के पास सेम फॉर्मूला है, ओके। जब फॉर्मूला सेम है तो क्या फंक्शनल ग्रुप अलग हैं? जी हाँ, प्रोपेनोइक एसिड के पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इनके पास एस्टर है। सो पहला जो ऑप्शन है आपका दैट इज CH3 C double bond O, this is sorry CH3 CH2 COOH। ठीक है, तो प्रोपेनोइक एसिड है, इसके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, सेम फॉर्मूला है, सो यस दिस इज द फंक्शनल आइसोमर। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 को देखो। ऑप्शन 2 में क्या है, CH2 एल्डिहाइड है हमारे पास और अल्कोहल भी ग्रुप जुड़ा है, OH है, CH2 है, देन CH2 CHO है। ध्यान से देखिए 1 2 3 कार्बन, यस 3 कार्बन, 2 + 1 3, 2 5 1 6, ठीक है। ऑक्सीजन 1 1 2 ऑक्सीजन, फॉर्मूला तो मिल गया। क्या इनके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है? यस, एक एल्डिहाइड है, एक अल्कोहल है और ये एस्टर है, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, यस। यानी कि ये भी एक आपका क्या हो गया बताइए, ये भी एक आपका फंक्शनल आइसोमर है। तीसरा देखते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन नंबर 3 साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाइओल, साइक्लोप्रोपेन 1,2, so 1 OL, so 1 2 3 कार्बन, यस 3 कार्बन, 1 2 + 2 4 + 1 5 + 1 6 हाइड्रोजन, यस 6 हाइड्रोजन, 1 और 2, ठीक है। यानी कि ये भी फंक्शनल आइसोमर है। क्या होना चाहिए, फॉर्मूला सेम होना चाहिए पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 की बातें करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 5 सारे लोग ध्यान से देखेंगे। द टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ चेन आइसोमर फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। सो वी हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, ठीक है। चेन कितने पॉसिबल चेन्स है, तो C5H12 से क्या पता चल रहा है, ये एक अल्केन है। तो अल्केन है तो नॉर्मल पेंटेन एक बनेगा, 1 2 3 4 5, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबल चेन हमारे पास है। दूसरा क्या बनेगा, इस कार्बन को उठा के ब्रांचिंग कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 और एक ब्रांचिंग यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे करो या यहाँ पे करो, बात बराबर ही होने वाला है। क्लियर, सो 2 हो गए। और तीसरा क्या हो सकता है, इस कार्बन को उठा के यहाँ पे डाल दीजिए, दैट इज 1 2 3, किधर करें, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। सो दिस इज 1 2 3 4 5, ठीक है। हाइड्रोजन उसकी जगह पे डाल दोगे तो ठीक है, सेटिस्फाई होगा। तो ऐसे हमारे पास कितने हो गए, टोटल हमारे पास 3 ही पॉसिबल चेन आइसोमर बन सकते हैं C5H12 फॉर्मूला से। क्वेश्चन नंबर 6 की बातें करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 6 क्या है, सारे लोग देखेंगे। हमारे पास है अल्कोहलिक KOH, ये क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन का काम करता है। तो देखते हैं अल्कोहलिक KOH है हमारे पास, सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट है एक साइक्लोहेक्सेन है, ओके, और ब्रोमीन यहाँ जुड़ा हुआ है, ओके। सो बताओ अल्कोहलिक KOH बनाना है तो कौन सा होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे स्टेबल अल्केन बनने की पॉसिबिलिटीज होगी। तो क्या करेगा, आप यहाँ भी अल्केन बना सकते हो, आप अल्केन यहाँ भी बना सकते हो। तो देखते हैं, ये हाइड्रोजन है, OET बीइंग स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, और ये एलिमिनेट हो जाएगा एंड यू विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस। तो आपको मैकेनिज्म अच्छे से आना चाहिए, चीज आसान हो जाती है। So this particular alkene have 3 + 2
plus 2 7 alpha hydrogen, so very stable. Clear? Question number 7. Question 7. We have X plus diluted H2SO4 gives this particular ketone. तो क्या हो सकता है, कौन सा ऐसा आपके पास अल्काइन है, जो ये देगा? बताओ, हमारे पास ये कीटोन देना है तो कैसे बनाएंगे, बोलो। चलो देखते हैं, करके देखते हैं। सारे पहले तो पहला प्रोडक्ट लेके थे, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। क्या होगा, देखिए प्रोडक्ट में आपके पास 1 2 3 4 4 कार्बन हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास रिएक्टेंट में भी 4 कार्बन होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है बताइए? CH3। सो आई एम राइटिंग जस्ट C। क्लियर? सो H2SO4 के साथ करेगा, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस क्या होगा बताओ? नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू द कार्बन कैरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बताओ कहां पे जाएगा ये? इसके पास CH है, मैं लिख देता हूं CH है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या होगा बताओ? ऑक्सीजन जाएगा, OH नेगेटिव जाएगा किसके पास? So you will be getting like this. Step number 1, C double bond O, sorry, single OH and CH. I am not going to the exact mechanism. मैं exact mechanism में नहीं जाता, हमारे पास समय कम है तो हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। फिर से वाटर का अटैक होगा और फिर से वाटर किसके पास जाएगा? इसी कार्बन के पास जाएगा। तो बताओ क्या होगा? C2 3 OH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड दिस इज OH। क्या होगा बताइए? प्रोटोनेशन होगा और CH2O पॉजिटिव होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और ये वाटर बाहर चला जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट व्हाट दिस इज CH3C डबल बॉन्ड O। सो दिस पार्टिकुलर कीटोन यू विल बी गेटिंग C। ये वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा। क्लियर? सो पहला वाला जो है वो ये प्रोडक्ट रहेगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? पॉसिबिलिटी से किसी एक पे भी अटैक कर सकता है, क्यों? क्योंकि ऐसा ये भी कार्बन और ये कार्बन दोनों सिमिलर कार्बन है, किसी के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे वाटर को कोई दिक्कत नहीं हो, किसी के पास भी अटैक कर लेगा। तो ये क्या करेगा? मान लीजिए इसके पास अटैक कर लिया, ठीक है, तो क्या बनेगा बताइए? प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड CH3 एंड यस हाइड्रोजन हियर OH। हाँ, अब क्या है? अब जो वाटर किस पे अटैक करेगा? इस पे नहीं जाके इस पे अटैक करेगा। नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू द कार्बन कैरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इन दोनों में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इसके पास है, तो अब क्या करेगा? वाटर जो है OH नेगेटिव जो है क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा, या OH2 जो है इस पे अटैक करेगा एंड यू विल बी गेटिंग COH here, then OH here, then CH2 CH3। अगर प्रोटोनेट कीजिए, H2SO4 है, प्रोटोनेट होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाटर बाहर जाएगा एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। क्लियर? तो जो आपका ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 दोनों है, ये प्रोडक्ट दे रहा है। ऑप्शन 3 जो है आपको क्या देगा? ऑप्शन 3 आपका प्रोपेनोन देगा, ब्यूटेनोन नहीं देगा। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है? देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम स्टेबल फ्री रेडिकल? तो पहला ऑप्शन जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 डॉट। तो ध्यान से देखेंगे तो ये जो रेजोनेंस होगा इसमें पॉसिबिलिटीज है रेजोनेंस की, इसमें रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज है, तो यस दिस विल बी स्टेबल। एंड ऑप्शन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे CH डबल बॉन्ड CH दिस इज 2 डॉट। सो ऑप्शन 2 में क्या है? कार्बन का जो sp2 कैरेक्टर है और s कैरेक्टर है कार्बन का, हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो जो s कैरेक्टर है वही बताएगा कि उस डॉट को, उस रेडिकल को क्या कर रहा है? स्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहा है, रेजोनेंस नहीं है। तो इन दोनों में आगे कौन निकलेगा? ये निकल जाएगा, पर आगे और भी महारथी हैं हमारे पास, देखते हैं कौन कौन है। ऑप्शन नंबर 3 में बेंजीन रिंग तो है, बट दिस इज CH2,
तो ध्यान से देखो, कंजुगेशन नहीं हो पा रहा, कंजुगेशन नहीं हो पा, तो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो क्या होगा, ओनली हाइपर कंजुगेशन कर पाएगा ये बेचारा। पर अगर आप देखो ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन 4 क्या है, ऑप्शन 4 ध्यान से देखो, तो इसके पास, इस रेडिकल के पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, मतलब कि 5 अल्फा हाइड्रोजन है। साथ ही साथ ये रेजोनेंस भी कर रहा है, ठीक है, रेजोनेंस भी कर रहा है, तो इसके पास रेजोनेंस भी है और हाइपर कंजुगेशन भी है, तो ये सबसे आगे निकल जाएगा स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच अमंग द गिवन एसिड हैज लोएस्ट पीके, लोएस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 क्या बोला, मेरे पास है क्लोरो एसिटिक एसिड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरो, क्लोरीन एसिटिक CH2 COOH, this is chloroacetic acid. Then we have bromoacetic acid, ब्रोमो, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इसका ज्यादा होता है, तो ये इन दोनों में आगे निकल गया, तो CH2 C11OH। तीसरा क्या है, नाइट्रो, गॉट द आंसर, नाइट्रो डबल बॉन्डो, नाइट्रो CH2 C11OH, and the third one is cyano, बताओ इन सब में कौन सा होगा। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू के कारण क्या करेगा, खींचेगा। इज दिस क्लियर? देन व्हाट विल हैपन, ब्रोमीन कम्स, देन वी हैव नाइट्रो। नाइट्रो क्या करेगा, नाइट्रो के पास तो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही, इवन दो इस पे क्या हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है, तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है वो इसके नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबल करता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबल करेगा, और अगर आपने नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर दिया तो बस खेला खत्म हो गया। टॉटोमेरिज्म, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10, टॉटोमेरिज्म इज नॉट एग्जिबिटेड बाय, ऐसा बंदा सर्च कीजिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो या जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ना हो, नॉट नीडेड अल्फा बट एसिडिक हाइड्रोजन की आवश्यकता उपलब्धि नहीं हो, उपलब्ध नहीं हो तो देखिए पहला ऑप्शन में तो उपलब्ध है, जैसे मान लीजिए मैंने बेंजीन रिंग बनाया है, देन C डबल बॉन्ड बनाया है, C बनाया है एंड OH है, तो इसमें तो हो जाएगा। देखिए क्या होगा, ये ऐसे टूटेगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो कीटो जो है सो कीटो फॉर्म बन सकता है यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन देखिए, बताओ भाई, दूसरा ऑप्शन में बेंजीन रिंग है, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में क्या होगा बताओ मुझे, ये ऑलरेडी कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, कीटो से आपको क्या बनाना है, कीटो से आपको बनाना है कीटो से आपको क्या बनाना पड़ेगा, अल्कीनॉल बनाना पड़ेगा, यानी कि अल्कोहल प्लस अल्कीन बनाना है, तो क्या आप बना पाओगे मुझे बताओ, देखते हैं बना के। जब ये ऐसे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों में से कोई एक बॉन्ड ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब पॉजिटिव हो गया तो यहाँ जो हाइड्रोजन है वो ऐसे चला जाएगा क्या, ना 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 ना, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है ना भाई, ये और ज्यादा अनस्टेबल बनाएगा इसको, नहीं यार नहीं हो पाएगा, आपका जो हाइड्रोजन है वो छोड़ के नहीं जाएगा यहाँ से। मैंने क्या बोला, एसिडिक हाइड्रोजन की बात इसलिए की है। एसिडिक हाइड्रोजन का क्या मतलब होता है कि उसके जाने के बाद बंदा स्टेबल हो जाए, बंदा स्टेबल हो जाए। तो जब आप कीटो फॉर्म से इनोल बनाने का प्रयास कर रहे थे तो आपने इस पार्टिकुलर पोजीशन पे, या अगर इधर से जाए तो इस पार्टिकुलर पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहे हो, बड़ा मुश्किल है क्योंकि बगल में ऑक्सीजन ऑलरेडी है, ऑक्सीजन का ये जो डबल बॉन्ड का पोलैरिटी ऐसे होता है, तो ये और इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाने का प्रयास करेगा। भैया हमारा काम है पॉजिटिव को कम कीजिए, नेगेटिव बनाइए, पर आपने तो और ज़्यादा उसके साथ दिक्कतें दे दी है, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा। या पॉसिबिलिटी से एक ये होती कि ये डबल बॉन्ड ऐसे गया तो ये डबल बॉन्ड ऐसे आ जाता। ऑक्सीजन, भैया आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो पोलैरिटी हमेशा ऑक्सीजन की तरफ जाता है, उल्टा नहीं जाता,
उल्टा बहुत ही रेयर केस में उल्टा जाता है, ठीक है, और इस केस में तो उल्टा जाएगा ही नहीं, तो बहुत ही मुश्किल, क्योंकि उल्टा जाता तो ऑक्सीजन को भैया कुछ दीजिए ना, ऑक्सीजन को कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो बड़ी मुश्किल, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। सो ये जो मॉलिक्यूल है वो टॉटोमेरिज्म में नहीं जाएगा। तीसरा है, तीसरा भी जाएगा, चौथे के पास भी हाइड्रोजन है, चला जाएगा। सो तीसरे चौथे में कोई दिक्कत नहीं है, फिर जो आपका सेकंड ऑप्शन है उसमें नहीं जा पा रहा है, ऑक्सीजन जो है दिक्कत क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एरोमेटिक। नॉट एरोमेटिक का मतलब क्या है कि सबसे पहले 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। पहले वाले ऑप्शन में 2+2 प्लस एक लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज के रूप में, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लेनार है, पहला तो है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, दूसरा ऑप्शन में क्या है आपके पास, साइक्लो डाई पेंटाडाइइन है, साइक्लोपेंटाडाइइन कैटायन है, तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2+2 4, नॉट 6, 4, ठीक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन सेकेंड ऑप्शन, तो ये अपने आप में आपको बता देगा कि भैया मेरे ऑप्शन को चूज करो, क्यों, 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन हैं, रेजोनेंस होगा, बट ये एरोमेटिक नहीं हो पा रहा है। एरोमेटिक के लिए क्या था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, n की वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो 2 होने चाहिए, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जरूर से जरूर होने चाहिए। सेकंड ऑप्शन में नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन इज नॉट एरोमेटिक, ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ये ना, सो देख लेते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो है क्या होने चाहिए, जो लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन है वो उपलब्ध होने चाहिए डोनेट करने के लिए, और उसको आप बोलते हो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होने चाहिए, ठीक है। तो हिंट में मैंने भी दे रखा है आपको, हिंट भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्वेश्चंस में। तो पहला ऑप्शन ड्रॉ करते हैं, एनिलीन है, पहला ऑप्शन इज एनिलीन, ठीक है। सो व्हाट यू नो दैट दिस इज डीलोकलाइज्ड इन द रिंग, रिंग में डीलोकलाइज्ड हो जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 की बात करो, ऑप्शन नंबर 2 में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन है, हमारा काम क्या है, किसी तरीके से ये देखना कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो वो डीलोकलाइज्ड हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोकलाइज्ड हो, नाइट्रोजन पे ही हो, ताकि किसी और को डोनेट किए जाए। तो जैसे ही ऑप्शन नंबर 3 देखोगे ना, ऑप्शन नंबर 3 के पास पहुंचोगे तो आपको क्या दिखेगा कि कंजुगेशन है ही नहीं, कंजुगेशन है ही नहीं, कंजुगेशन नहीं है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस के कारण कहीं और डीलोकलाइज नहीं हो पा रहा है। यस, क्लोरीन का -I इफेक्ट तो लग जाएगा, बट क्लोरीन काफी दूर है, 1 2 3 4 कार्बन दूर है, तो क्लोरीन का इफेक्ट भी दिखेगा, बट बहुत कम दिखेगा, बहुत मिनिमल इफेक्ट दिखेगा। बट यस, आपका जो नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेजोनेंस के कारण क्या है, डीलोकलाइज नहीं हो पा रहा है, तो ये सबसे तगड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा इस चारों ऑप्शन में। क्वेश्चन 13, which is most acidic in the following, most acidic, क्वेश्चन 13, मोस्ट एसिडिक के क्वेश्चन हमारे सॉल्व करने हैं। मोस्ट एसिडिक के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, OH है या COH है, O को हटाइए, H को हटाइए और जो नेगेटिव चार्ज है उसको स्टेबल कर दीजिए। तो अगर देखो NH2OH है, फिर आपके पास फिनॉल है, फिर नाइट्रोफिनॉल है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड फिर ऑलवेज ग्रेटर, दे विल हैव ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ देन फिनॉल, ठीक है। तो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स COH दिस विल ऑलवेज मोर एसिडिक देन OH, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें कोई सोचना ही नहीं था। अगर ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो प्रॉब्लम है कि आप थोड़ा सा पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो। IUPAC नोमेनक्लेचर पूछ दिया भाई ने हमारा, IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है, कंपाउंड कुछ ऐसा है, ये ना, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है,
यहाँ पे CHO है। तो ध्यान रखेंगे क्या होगा, CHO से शुरू करेंगे, यहाँ से नहीं, CHO से। 1 2 3 4 5 6, करेक्ट, हमने सही लिखा है, ग्रुप सही लिखा है क्या? ओके ठीक है। अब बताओ, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, तो दिस इज फिनाइल, दिस इज मिथाइल, तो क्या आएगा 2 मिथाइल 3 फिनाइल, फिर क्या होगा हेक्स, करेक्ट ना, 1 2 3 4 5 6 हेक्स। उसके बाद क्या होगा हेक्स 4 इन, इन का ई ड्रॉप करना है, एंड इनल, ठीक है। इन 1 अल लिख सकते हो या 4 इनल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एल्डिहाइड में तो ज्यादा टेंशन नहीं होता है, एल्डिहाइड से शुरू होते हैं ना, सो इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 15, 15वां सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 में क्या है, आपके पास जो कार्बन होने चाहिए उसके हाइब्रिडेशन sp2 sp2 sp sp होने चाहिए। sp2 को क्या मतलब है, sp2 इसका मतलब है कि C डबल बॉन्ड C, ये sp2 है, ये sp2 है। नाउ अगला जो कार्बन होना चाहिए वो sp होना चाहिए। sp का क्या मतलब है कि वो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए। सिंपल सी बात है, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। तो ऑप्शन सर्च करें, कौन सा ऐसा ऑप्शन है, आई थिंक द थर्ड ऑप्शन, ओके सॉरी, दिस इज नाइट्रोजन ना, नाइट्रोजन। ऑप्शन में ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन है, तो कोई दिक्कत नहीं, नाइट्रोजन का भी जो यहाँ पे हाइब्रिडेशन है वो sp है। तो मतलब कोई भी एटम्स हो इनके साथ डबल बॉन्ड है तो क्या हो रहा है, वो आपका sp2 होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये स्पेसीज, इधर कार्बन है, क्या फर्क पड़ता है, कार्बन नाइट्रोजन है, क्या फर्क पड़ता है, बट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया यहाँ पे sp, नाइट्रोजन का क्या हो गया sp, ठीक है। कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा, स्टेरिक नंबर ऑफ स्टेरिक से, ठीक है। स्टेरिक नंबर पता ही होगा ना, कितने होंगे इसमें, बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स को कैलकुलेट करके निकालते हैं, तो स्टेरिक नंबर से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15वां। 16वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 16। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब तो बनने चाहिए। क्वेश्चन 16, हाइड्रोकार्बन उसको आपने रिड्यूस किया है यूजिंग हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रहा है ऑन द मेटल सरफेस, एंड आफ्टर दैट यू आर क्लोरीनेटिंग इट। सो व्हाट इज हैपनिंग, यू हैव मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ओनली, एक ही मोनोक्लोरो, एक ही टाइप का प्रोडक्ट आपको बनना चाहिए। तो अब क्या है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबका बनाकर देख लेते हैं। तो पहला है ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 जो है वो हम लोग चेक करने जा रहे हैं। सो ऑप्शन 1 क्या है, C है, ट्रिपल बॉन्ड C। जब आप उसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में जाओगे तो क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जब ऐड हो जाएगा तो C C C C, ये क्लियर। अब देखो यहाँ पे कितने प्रकार के कार्बन हैं, तो ध्यान से देखेंगे, दिस इज द एक्सेस AB, यानी क्लोरीन यहाँ पे ऐड होगा और क्लोरीन यहाँ पे ऐड होगा, तो दोनों अलग अलग प्रकार के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनाएंगे। पर हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक ही प्रकार का। सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2, मिथिल Me2, this is connected to C double bond CMe2। ये बताएंगे क्या होगा, बताइए, ये कुछ ऐसा बनाएंगे, C C C C C, क्लियर। अब फिर से हमें सर्च करना है कि यहाँ पे जो कार्बन का प्रकार कैसा है। तो देखो ये A है, ये A है, ये A है, ये A है, पर ये दोनों B हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, क्लोरीन कहाँ ऐड हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ऐड हो तो बात बराबर ही है। बट अगर क्लोरीन यहाँ और यहाँ ऐड करते हैं तो क्या होगा, अलग प्रकार का मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होगा, यानी कि इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल से 2 डिफरेंट प्रकार के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिल रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे, एक ही प्रकार का चाहिए। तीसरा क्या है, साइक्लोहेक्सीन।
इसको जब आप रेड्यूस करोगे यूजिंग हाइड्रोजनेशन H2 निकल, क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे कार्बन का प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन। दिस इज ए, ऑल आर सेम कार्बन, ऑल कार्बन आर मतलब एक ही प्रकार के कार्बन हैं। तो अब यहाँ क्लोरीन ऐड करो या यहाँ क्लोरीन ऐड करो या यहाँ क्लोरीन ऐड करो, बात बराबर ही है। सो यस, दिस इज द मॉलिक्यूल जो आपको एक ही प्रकार का मोनोक्लोरो डेरिवेटिव देगा। चौथा ऑप्शन 5 2 C डबल बॉन्ड C 5 2। इसको आप जब रिड्यूस करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? जब इसको रिड्यूस करोगे तो आपको मिलेगा 5C5। कार्बन का प्रकार देख लेते हैं A। तो क्या होगा बताओ? या तो क्लोरीन यहाँ है, दोनों का जो कार्बन का प्रकार है वो सेम है। जब कार्बन का प्रकार सेम है तो इसमें भी क्या होगा? यहाँ क्लोरीन जोड़ो या यहाँ क्लोरीन जोड़ो, बात क्या होने वाली है? बराबर होने वाली है। तो क्लोरीन यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि ये जो ऑप्शन हैं वो सही हैं। ये दोनों आपको मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो रेजोनेंस? रेजोनेंस के लिए कंजुगेशन चाहिए। रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए? कंजुगेशन। कंजुगेशन की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन कंजुगेशन में नहीं है, नो रेजोनेंस। दूसरा ऑप्शन कंजुगेशन में नहीं है, लोन पेयर यहाँ पे है, कंजुगेशन में होना चाहिए था पर नहीं है। चलो अगला ऑप्शन नाइट्रोजन इज हियर, लोन पेयर, बट अगेन क्या है? कंजुगेशन में नहीं है तो यहाँ भी रेजोनेंस नहीं हो पा रहा। लास्ट ऑप्शन, ये तो आंसर ही होगा। यस, दिस इज इन कंजुगेशन, रेजोनेंस हो रहा है। ये क्या हो? इसमें रेजोनेंस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, इन बेंजीन रिंग इज गिवन बाय, तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के आधार पे इसको सजा देना है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के आधार पे इसको सजा देना है। ठीक है, तो बताओ हमारे पास एस्टर है, नहीं हमारे पास करेक्ट, हमारे पास है क्या क्या है बताओ? कार्बन से COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर हमारे पास NH2 ग्रुप है, CHO। देखते हैं कैसे इसको किस हेल्प से इसको करेंगे, ये भी देखते हैं, कुछ लॉजिक लगा लेते हैं। सबसे पहले मैं पहला जो है ये डाल रहा हूँ, दिख रहा है ना ये? हाँ दिख रहा। क्या लॉजिक लगेगा? बेंजीन रिंग है, ये ऑक्सीजन है, ये C डबल बॉन्ड O है और CH3 है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जो लोन पेयर है ये एक समय के लिए बेंजीन रिंग में भी जा सकता है और दूसरे समय के लिए इस ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यस डेंसिटी बढ़ाने का काम करेगा। यस, एक्सटेंट जो होगा वो कम होगा बट डेंसिटी बढ़ाने का काम तो करेगा ही। ठीक है, आगे की बात करते हैं, अरेंज बाद में करेंगे, हम समझते जाते हैं हर ऑप्शन को। दूसरा ऑप्शन कुछ ऐसा है, दूसरा ऑप्शन C डबल बॉन्ड OH। तो देखिए ये जो लोन पेयर से कंजुगेशन में नहीं है, बेंजीन के कंजुगेशन में नहीं है, तो लोन पेयर तो इसके बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा नहीं पाएगा। पर उसके उल्टे में क्या हो रहा है? ये जो हो रहा है बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच रहा है। तो ये जो क्या कर रहा है? ये उल्टा काम कर रहा है, ये और खींच ही रहा है, ये और खींच ही रहा है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने का काम करेगा। एक और चीज क्या समझिए कि देखिए क्या हो रहा है, एक बार ये रेजोनेंस होगा और एक बार ये रेजोनेंस होगा। तो ये खींचने की एबिलिटी जो है इसके पास पर कम है, डोनेट करने की एबिलिटी है इसके पास पर कम है। क्लियर? थर्ड ऑप्शन NH2।
अब देखो ध्यान से, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर, जैसे यहाँ पे लोन पेयर था, एक समय के लिए बेंजीन रिंग में आ रहा था, पर दूसरे समय के लिए इस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ भी रेजोनेंस कर रहा था। पर ये लोन पेयर के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ये सीधा का सीधा क्या करेगा, बेंजीन रिंग को ही बढ़ाएगा, इसके साथ कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, तो ये सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। ये है, दिस इज योर आर एंड दिस इज द हाईएस्ट वन। And the third one, what do we have is aldehyde. Aldehyde में क्या है, this is called aldehyde, नहीं, aldehyde group है। तो aldehyde group में क्या है, बस ये रिंग के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, रिंग के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही, तो वो सबसे ज्यादा घटाएगा। तो आप समझ लो कि R सबसे ज्यादा होगा, S यहाँ पे लिख देता हूँ, R सबसे ज्यादा होगा, S सबसे कम होगा, उसके बाद ये बढ़ा रहा है तो आ जाएगा, दिस इज P है एंड देन कम्स Q आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, R के बाद P आएगा, P के बाद Q आएगा, Q के बाद S आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 ये इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। अगर आपको याद ना हो तो थोड़ा सा लॉजिक तो लगा ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 बताओ कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इज Mg2P2O7। सो Mg2P2O7, इसको आप बोल सकते हो P2O74 माइनस बोल सकते हो, या ऐसे भी बना सकते हैं। सो लेट अस टेक दिस इज X, यहाँ से ही बना सकते हैं, लेट अस टेक X। सो 2X प्लस क्या हो जाएगा, 2 इंटू प्लस 2, फिर क्या हो जाएगा प्लस 7 इंटू माइनस 2, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो बताओ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 10 इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा 10। सो x इज इक्वल टू प्लस 5, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 5। क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 20 क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। मान लीजिए आपके पास क्या है, इसमें जो नोटेशन दे रखा है, लेट अस टेक M1 is the mass, M1 or let's say M1, M2 so on, M3 mass of isotope, X1 X2 B occurrence, percentage occurrence लिख देता हूँ, percentage occurrence of isotope, ठीक है। तो क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, टोटल मास, टोटल मास बाय 100%, 100% क्या होगा, सबको जोड़ दीजिए, तो टोटल मास कैसे निकलेगा बताइए, x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन दैट इज इक्वल टू 100 हो जाता है बाद में चल के, ठीक है। एंड टोटल मास कैसे निकलेगा, x1 इंटू m1, so x1 इंटू m1 प्लस x2 इंटू m2 प्लस x3 इंटू m3 प्लस जो सो ऑन, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन 21 क्या है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर। तो हमारे पास है 64 ग्राम्स ऑफ S8 एंड दे आर आस्किंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट एटम्स, मॉलिक्यूल्स। तो बताओ S8 का मतलब है कि 32 इंटू 8, सो एंड नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स निकालते हैं। मोल्स कैसे निकालेंगे, 64 गिवन मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास क्या हो जाएगा बताओ, 32 इंटू 8 इज द मोलार मास। तो क्या हो जाएगा, एक से 2 बार में कटा, एक 4 बार में कटा, so 1/4। सो एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, मोल, नंबर ऑफ मोल्स इनटू, अब गेट नंबर सर्च कीजिए, 1/Na/4 दैट इज 0.25 बाय सॉरी 0.25 n। क्वेश्चन नंबर 22, at 25 degree centigrade 730 mm pressure 380 ml of dry oxygen was collected and if the temperature constant, so volume क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट करके प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज किया जा रहा है। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड P1 V1 is equal to P2 V2। so what they are asking volume at the final pressure, so V2 is equal to क्या हो जाएगा, P1 V1 by P2। सो बताइए P1 की वैल्यू क्या है 730, V1 की वैल्यू क्या है 380, P2 की वैल्यू क्या है 760, 0 0 कैंसिल हुआ, दिस इज 1 0, सो दिस इज 2, दिस इज 3, देन 6.5, सो यस 365 ml, 365
ml, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23, if the pressure and the absolute temperature of 2 liter CO2 are doubled, pressure and temperature of 2 liter CO2 are double, the volume of CO2, so क्या है ये बताओ। so P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2, पता है आपको। क्वेश्चन इज आस्किंग V2, तो बताइए क्या हो जाएगा। P1 V1 by T1 सॉरी दिस इज T2 ना, T2 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई विद T2, और क्या हो जाएगा P2 नीचे आ जाएगा P2। मुझे बताओ क्या हो गया है। टेम्परेचर क्या है बताया, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर डबल्ड। सो टेम्परेचर T2 इज नथिंग बट 2 into T1 डबल किया गया है। P2 इज नथिंग बट P1 का डबल किया गया है, 2 P1 कर दिया गया है। बताओ क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, P1 से P1 कैंसिल। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज इक्वल टू V1, यानी कि V2 इज इक्वल टू V1, यानी कि V1 क्या था 2 लीटर था। तो फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम क्या सेम रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से देख लो भाई लोगों। क्वेश्चन 24 की बातें कर रहे हैं। इन विच चेंज बॉन्ड ऑर्डर एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोथ इंक्रीज्ड। तो ध्यान देखते हैं पहला ऑप्शन N2 से N2 पॉजिटिव, तो N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है, N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। तो 3 से 2.5 हुआ है, इट मींस इट डिक्रीज्ड। तो ऑप्शन नंबर 1 रूल्ड आउट। ऑप्शन 2 की बात करते हैं। O2 से बन रहा है O2 पॉजिटिव, करेक्ट, O2 पॉजिटिव। तो ये 2 से हो रहा है 2.5, बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। सो दिस कैन बी आवर पॉसिबल आंसर। बट इफ यू सी द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 होते हैं और इसमें 1 होते हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, बढ़ने चाहिए थे, कम हो गए हैं। दिस इज नॉट आवर आंसर। अगला है O2 नेगेटिव से O2 2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव से O2 2 नेगेटिव, क्या है बताओ। O2 करेक्ट है, O2 नेगेटिव से O2 2 नेगेटिव। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया है, नॉट अ पॉसिबल आंसर। सो लास्ट आंसर ही हमारा असली आंसर होगा, बट देखते हैं। लास्ट आंसर है O2 2 नेगेटिव से O2 1 क्या है 2 नेगेटिव से O2 ही है ना, यस। O2 2 नेगेटिव से क्या है O2 में आया है। तो बताओ O2 2 नेगेटिव का क्या है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1 होता है। O2 का कितना होता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। और O2 में जो नंबर O2 2 नेगेटिव में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 0 होते हैं, और इसमें 2 होते हैं। तो क्या है, यस, आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्या है, लास्ट ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 से 2 हो गया है और बॉन्ड ऑर्डर भी 1 से 2 हो गया है। तो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस नॉट एग्जिस्ट। तो नॉट एग्जिस्ट की बात करता है क्वेश्चन 25। पहला ऑप्शन है OF6। ये कैसे है, देखिए ध्यान से देखो। तो OF6 यानी इसके अपने वैलेंस को एक्सटेंड करना था, पर इनके पास क्या है, d ऑर्बिटल्स नहीं है। इनके पास क्या है, d ऑर्बिटल्स नहीं है, तो OF6 बनाने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। NCl5 के साथ भी कुछ ऐसा ही है। NCl5 भी क्या कर पाएगा, इनके पास नो d ऑर्बिटल, ठीक है। इनके पास कोई भी d ऑर्बिटल्स नहीं होता है। SF4 बनाया जा सकता है, ठीक है, SF4 बना सकते हैं, SF6 बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल्स है, तो वैकेंट d ऑर्बिटल होंगे, वहां पे क्या करेंगे, अपने वैलेंसी को एक्सटेंड कर पाएंगे। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बेचारे गरीब हैं, इनके पास ऐसा कोई d ऑर्बिटल नहीं है, सेकेंड पीरियड में होते हैं, दिक्कत है इनके पास, ठीक है। तो आपका जो ये दोनों क्या है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते या d ऑर्बिटल नहीं होते। क्वेश्चन 26 में क्या है, आपके पास मॉलिक्यूलर एमोटिक के आधार पे आपको बताना है
कि इन लोगों के पास नाइट्रोजन 2 N2 नेगेटिव N2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर को आप उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे सजाइए। तो क्या होगा बताओ, N2 का आपको सबको याद हो गया होगा, क्या होता है 3 होता है। N2 नेगेटिव क्या होता है, कम होता चला जाएगा। एंड N2 नेगेटिव का क्या होगा 2 हो जाएगा। तो इसको ऑर्डर में सजाइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो N2 नेगेटिव सबसे कम हो गया, N2 नेगेटिव फिर N2, इस ऑर्डर में आप सजा सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट डज नॉट एग्जिस्ट। सो 3s तो दुनिया जानती है कि 3s होता है। n की वैल्यू 3 है तो s की वैल्यू 0 है। 2d कैसे होगा भाई मेरे, जब n की वैल्यू 2 है तो s की वैल्यू क्या हो सकती है, s की वैल्यू क्या, सॉरी n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, आइदर 0 होगी और 1 होगी, यानी कि या s होगा नहीं तो p होगा। 2d नहीं होता है, 4p होता है, 3d होता है। d जो है 3 से ही शुरू होता है, 2 से नहीं शुरू होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 क्या है बताओ। अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सिंपल सी बात है, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई विद डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई, करेक्ट, h by 4 पाई। ठीक है, इस तो ये इक्वल टू m² नहीं यार, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी में इन्होंने बताया था कि आप क्या कर सकते हो, कभी भी किसी पार्टिकुलर समय पे आप या तो पोजीशन बता सकते हो या मोमेंटम के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, और उसको मैथमेटिकली इस तरीके से बताने का तरीका बताया था। कैलकुलेट द रेशियो, क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट टू सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन। सो रेडियस क्या होता है, रेडियस इक्वल टू 0.529 n² by z, करेक्ट। एंगस्ट्रॉम में होता है, दैट इज इन एंगस्ट्रॉम, बट ये पूछ रहा है आपसे फोर्थ, सो r4 by r2 की बातें करना चाह रहा है ये। तो क्या होगा बताइए, 0.529 कैंसिल हो जाएगा, z की वैल्यू सेम रहने वाली है क्योंकि बोथ फॉर हीलियम पॉजिटिव आयन के लिए है। सो बताओ क्या होगा, n4² by n2², n4² का मतलब क्या है, 4² by 2², दैट इज मतलब 16 by 4, दैट इज इक्वल टू 4:1। क्वेश्चन 30 के बारे में बातें करते हैं। द रेशियो बिटवीन द न्यूट्रॉन्स इन कार्बन एंड सिलिकॉन विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मासेस 12 and 28। तो कार्बन की बात करते हैं, क्या होता है C12 मास, C6, तो क्या होगा 12 - 6 दैट इज इक्वल टू 6 न्यूट्रॉन। सिलिकॉन की बात करते हैं, मास इज 28 और क्या होता है इसका 14 होता है एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 28 - 14 दैट इज इक्वल टू 14 इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो बताओ क्या हो जाएगा, 6 by 14 दैट इज इक्वल टू 3 बार में कटा, ये 7 बार में कटा, तो 3:7, 3:7 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 31 क्या पूछ रहा है 31, विच ऑफ द रिएक्शन नॉट डिफाइंस मोलार डेल्टा HF नॉट। फिर से मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। डेल्टा HF नॉट के लिए क्या क्या होना चाहिए, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनना चाहिए, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस सब में बन रहा है, कोई बात नहीं है। दूसरी बात क्या होना चाहिए कि जिससे वो बन रहा है डेल्टा HF नॉट यानी कि हीट ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकुलर सब्सटेंस। तो जब जिसके लिए जो मॉलिक्यूल आप बना रहे हो, जो कंपाउंड आप बना रहे हो, वो किससे बनने चाहिए, वो किसी कंपाउंड से नहीं बनने चाहिए, वो किसी कंपाउंड से नहीं बनने चाहिए, वो एलिमेंट से बनने चाहिए। वो किससे बनने चाहिए, एलिमेंट से बनने चाहिए। अच्छी बात है, एलिमेंट से बनने चाहिए। दूसरा बात, जिस एलिमेंट से वो बन रहा है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, जैसे 298 केल्विन की बात करते हैं तो 298 केल्विन पे वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। जैसे हर एलिमेंट अपना अपना स्टैंडर्ड स्टेट होता है सबके पास। ऑक्सीजन स्टैंडर्ड स्टेट में गैसेस फॉर्म में रहता है, ब्रोमीन स्टैंडर्ड स्टेट में लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, जैसे आपका आयरन स्टैंडर्ड स्टेट में सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो
आयरन सॉलिड होना चाहिए। जैसे Fe2O3 बना रहे हो तो आयरन से बनना चाहिए, आयरन सॉलिड में होना चाहिए। आयरन वेपर कर दिया तो वो डेल्टा HF0 नहीं देगा। ओके, पहला ही ऑप्शन आपका गलत है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड जो कैल्शियम ऑक्साइड से बनना है, नहीं, वो किससे बनना चाहिए था? कैल्शियम से बनना चाहिए था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बनना चाहिए था, कार्बन से बनना चाहिए था। ये कंपाउंड दे दिया है तो आपका पहला ऑप्शन ही गलत हो जाता है। बाकी ऑप्शन सही है, आपको मैं बता रखा कई बार। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? ए सिस्टम इज प्रोवाइडेड 50 जूल ऑफ हीट, सो Q इज प्लस 50 जूल and change in internal energy during this process is 60 joule, so delta U is again plus 60 joule. Work done on the system is, so delta U is equal to Q plus W. So क्या होगा? 60 is equal to 50 plus W, so W is equal to क्या हो जाएगा? 10 जूल। W क्या हो जाएगा? 10 जूल हो जाएगा। बड़ा आसान सा प्रश्न है, ये तो गलत होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन 33 क्या बोल रहा है बताओ? कि ए वैल्यू ऑफ He एंड Hb आर गिवन, रेशियो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। बड़ा ही आसान सा है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ स्पीसीज 1 बाय स्ट्रेंथ ऑफ स्पीसीज 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K1 बाय K2। यहाँ पे क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बाय स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 2 है ना, तो क्या बोलेंगे? Ka1 बाय Ka2 होता है। Ka1 की वैल्यू बताओ। दिस इज 1.7 into 10 to the power minus 4, दिस इज 1.75 into 10 to the power minus 5। तो कैसे करेंगे? ये इसको दे दीजिए तो ये हो जाएगा 10 to the power minus 5, तो क्या हो जाएगा? दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 10 to the power अंडर रूट 17 बाई 1.75 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, लिख सकते हैं। एक 10 इसको दे दिया तो ये 10 to the power minus 5 बन गया, दोनों कैंसिल। 10 इसको दिया तो 17 में बदल गया। ठीक है, कैलकुलेशन आसान करना है हमें। अब हमको बताइए कि 1.75 को अगर मैं 2 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सो 17/2, सो मैंने 1.75 को बढ़ा दिया है, तो 17 को बढ़ा के 18 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये 18/2 क्या होता है? 9 होता है, और 9 होता है तो अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास का आंसर सर्च कीजिए। तो सो आई थिंक सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? हमारे पास PCl5, PCl3 एंड सो ऑन थे। Kc बोलना है, तो PCl5 रिएक्शन करता है, इक्विलिब्रियम पे पहुंचने पर ये बनाता है PCl3 प्लस Cl2। अगर इसके लिए Kc लिखा जाए तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 आ गया। तो बताओ भाई, वैल्यूज डालो। Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1.2 into 10 to the power minus 3, करेक्ट है? And this is 0.8 into 10 to minus, ये कैंसिल। सो ये कितने बार में? 3 बार में, ये 2 बार में, और ये कितने बार? 0.6 बार में। तो क्या होगा? 1.8 into 10 to the power minus 3। और अगर ध्यान से देखो, मोल पर लीटर कैंसिल, तो 1 मोल पर लीटर बचा जाएगा। सो मोल पर लीटर आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिर मोल पर लीटर छूटा हुआ है। थर्ड ऑप्शन का न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम ही है, नहीं, बट उसमें क्या है? लीटर पर मोल है, तो थर्ड ऑप्शन मत लगाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। We know that the relationship between Kc and Kp is Kcr to the power delta n. So पूछ रहा है अमोनियम क्लोराइड, this gives ammonia gas plus HCl gas। तो पूछ रहा है डेल्टा n। सिंपल सी बात है, दिस इज सॉलिड। डेल्टा n क्या हो जाएगा? 1 + 1 - 0
दैट इज इक्वल डेल्टा Mg बोलते हैं ना, यानी कि गैसियस फॉर्म के बारे में बात करते हैं। सो 2, ठीक है। क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट अंडरगो एनायनिक हाइड्रोलिसिस? एनायनिक हाइड्रोलिसिस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। हाइड्रोलाइसिस कौन सा पार्ट जाता है? वीक पार्ट, वीक पार्ट, वीक पार्ट जाता है। इधर एनायन और कैटायन अगर वीक पार्ट है, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक पार्ट है, तो ही वो हाइड्रोलाइसिस के बारे में बात करता है। अब हमें क्या करना है, जितने भी सॉल्ट हैं सबके वीक पार्ट को ढूंढना है। सॉल्ट नंबर 1 सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट वी हैव, बट व्हाट वी नो दैट सोडियम इज नॉट अ वीक पार्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, सोडियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो सोडियम जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, बट इफ यू सी द PO4 3 नेगेटिव, यस दिस इज अ वीक पार्ट, और संयोग से ये एक एनायन भी है। सो दिस विल गो एनायनिक, सॉरी एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ऑप्शन, बाकी ऑप्शंस में देख लूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। NaCl सोडियम स्ट्रॉन्ग, क्लोराइड स्ट्रॉन्ग, तो ये हाइड्रोलाइसिस ही नहीं जाएगा। अमोनियम क्लोराइड, लेट्स सी दिस अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में जो वीक पार्ट कौन है? अमोनियम आयन है, बट ये कैटायन है, तो ये कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस जाएगा, एनायनिक नहीं जाएगा। एंड लेट अस सी द FeSO4 सल्फेट आयन। सल्फेट आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बट Fe अगेन एक कैटायन है, तो कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस जाएगा, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, आपको समझ में आना चाहिए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 37, क्वेश्चन 37। बोरिक एसिड है और बोरिक एसिड में आपने डाला है तो क्या होगा? कौन सा एसिड है बताओ, कौन सा बेस है बताओ। बोरिक एसिड कैसा है? मैंने कई बार बनाया है। बोरिक एसिड BOH, ए ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल। 3 बोरोन जो है 3 ऑक्सीजन से घिरा है, हाईली पॉजिटिव नेचर है, तो क्या होता है? OH, ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करता है उसको आप बोलते हो लेविस एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, लेविस एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोराक्स हैज। देखो क्या होता है कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। तो बताओ कि ये कैसे करेंगे। देखो क्या है ना कि जब हम वाटर में डालते हैं बोराक्स को, तो क्या है? ये आयोनाइज करता है। क्या करता है? ये जो बोराक्स है आपका क्या है? आयोनाइज करता है और बोरेट आयन देता है, ठीक है। बोरेट आयन देता है, जो कि इन टर्म्स में आपको क्या बताएगा? बोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ठीक है। सो ये आपका बोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड देने के कारण, बोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी कि अगर आप बोराक्स की बात करो, बोराक्स से क्या बना? बोरेट आयन बना, ठीक है, आयोनाइज करके बोरेट आयन बना। और बोरेट आयन क्या दे रहा है आपको? बोरेट आयन बोरिक एसिड दे रहा है, बोरिक एसिड दे रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। यानी आपके पास सॉल्यूशन में एक एसिड है, एक बेस है, तो आप बोलेगे सर न्यूट्रल हो जाएगा। पर ये भी तो देखो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस, कौन सा वीक पार्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH and H3BO3, दिस इज वीक पार्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। बताओ क्या होगा? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक इन नेचर। सॉल्व क्या हो जाएगा? बेसिक इन नेचर हो जाएगा। क्लियर? आफ्टर दैट लेट्स कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 39। द पावर ऑफ हैलाइड्स ऑफ बोरोन टू एक्ट एज लेविस एसिड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। देखो क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेंस, इसी के आधार पे आपको लेविस एसिड का बात करना है। पावर ऑफ हैलाइड्स, अब देखो क्या है, हमारे पास BBr3, BCl3, BF3 है, करेक्ट। BBr3 है, BCl3 है, BF3 है। यहाँ पे समथिंग कॉल्ड बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है। लेविस एसिड का क्या मतलब होता है? कहीं हमने पढ़ा, लेविस एसिड का मतलब है कि जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, उतनी आसानी से उसको हम लेविस एसिड बोलेंगे। पर जब आप इनसे बात करोगे, जब आपने BF3, BCl3 और
3 जो रहा है तो क्या हुआ, बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आया। बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि फ्लोरीन जो है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन बोरोन को दे देता है कि ये लो भाई, आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्यों लिया, क्योंकि बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो फ्लोरीन ने बोला कि ये लो भैया, मेरे इलेक्ट्रॉन्स कुछ समय के लिए उधार लेके रख लो। ठीक है, तो जब उधार लेके रख लेगा तो क्या एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो फ्लोरीन छोटा होने के कारण आसानी से बैक बर्निंग से इलेक्ट्रॉन दे देता है। पर आपका ब्रोमीन और क्लोरीन है, इनके साथ मुश्किल है। ब्रोमीन का जो साइज है हाथी की तरह है, बोरोन बेचारा छोटा है, तो बैक बॉन्डिंग मुश्किल हो जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर बोरोन को दे नहीं पा रहा है, तो बोरोन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अच्छा लेविस एसिड बनता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर अच्छा बनता है। साइज छोटा हो गया तो थोड़ा कम हुआ, साइज सबसे छोटा हो गया तो ये बहुत ही वीक लेविस एसिड कहलाता है। Which of the following shows correct order of ionization energy? Ionization energy हमारे पास क्या है, लिथियम है, सेम पीरियड की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्या है, लिथियम है, देन क्या है, बेरिलियम है, देन क्या है, बोरोन है, देन क्या है, कार्बन है, देन नाइट्रोजन है। ओके, सो हमें क्या पूछना है, हमें बताना है कि आपका IE क्या हो रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालिए और एनर्जी जो लगता है, आयोनाइज इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करने में जो एनर्जी लगती है। तो आप पीरियड की बात कर रहे हो, अलोंग दिस पीरियड क्या होता है, IE इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि आपका इफेक्टिव चार्ज क्या है, इफेक्टिव चार्ज सेम ही, तो रेडियस तो सेम है सबका, पर इफेक्टिव चार्ज जो है ऑन द इलेक्ट्रॉन्स वो इंक्रीज करता जाता है। तो इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज करता जाता है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो काफ़ी ज़्यादा है बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको निकालना मुश्किल है, और जब निकालना मुश्किल है तो IE ज़्यादा होगा ही। तो अलोंग दिस पीरियड IE इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा बताइए, लिथियम का कम होगा, बेरिलियम का ज़्यादा होगा, बोरोन का उससे भी ज़्यादा, कार्बन का उससे भी ज़्यादा, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बातें हम करते हैं। पूछ रहा है द पेयर विथ मिनिमम डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन फ्लोरीन का क्या होता है, 4 होता है, क्लोरीन का अप्रोक्सीमेटली 3 होता है, तो 1 है। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन का 2.5, हाइड्रोजन का 2.1, तो 0.5 का डिफरेंस है। हाइड्रोजन फास्फोरस, हाइड्रोजन 2.1, फास्फोरस 2.19, तो 0.09 का डिफरेंस है। सोडियम 0.9, सीजियम 0.78, तो अराउंड 0.15 का डिफरेंस है। तो हाइड्रोजन एंड फास्फोरस का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, उसके बाद नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 42 को देखो, करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग। सो इसमें तो आपको याद रखने वाली चीजें हैं, क्या है, लिथियम का क्या होता है, क्रिम्सन रेड होता है, पोटासियम का वायोलेट होता है, कैल्शियम ब्रिक रेड होता है, और बेरियम ग्रीन, एप्पल ग्रीन होता है। तो ये तो बहुत ही आसान से प्रश्न है, इसका आई थिंक सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 43 Which of the following salt does not impart color to Bunsen frame? मैग्नीशियम कभी भी कलर इंपार्ट नहीं करता है, तो मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होंगे वो भी कलर इंपार्ट नहीं करेंगे, दैट इज द MgCl2। Similarly, coming to the 44th number, correct order of thermal stability। तो क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट आयन क्या होता है, डिक्रीज करता चला जाता है। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट आयन डिक्रीज करता है। तो देख लीजिए, लिथियम होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन सोडियम, देन पोटासियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम। ठीक है, तो इनके जो सीजियम कार्बोनेट है वो सबसे कम स्टेबल होगा। देन 45 लास्ट नंबर क्वेश्चन है, when sodium metal is dissolved in liquid ammonia the solution becomes blue due to, तो ये क्वेश्चन आई थिंक 1-2 बार और आ चुका है, ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होता है, आपका जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रही, अगर आपके नंबर आ रहे हैं मोर देन 150, सो आई विल बी वेरी हैप्पी कि आपके नंबर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, अदरवाइज आपको मेहनत करने की जरूरत है। चलिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।